हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये एक चैप्टर है आपका क्लास 9 सिविक्स का। माय सेल्फ गौरव तोमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हम लोग डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी में जो है पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। बट क्या डेमोक्रेसी सिर्फ इतना ही है? अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर दिया है तो उसके बाद क्या होगा? क्या वे रिप्रेजेंटेटिव अपनी मनमानी करेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स या रूलर्स हैं, जिनको हमने रूलर्स बनाया विद द हेल्प ऑफ राइट टू वोट, दे हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड गाइडलाइंस, जिसके आधार पर वो आगे सरकार चलाते हैं। तो इसी क्रम में उन लोगों को कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ या कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर रह के, उनके दायरे के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें कि कैसे मेजर डिसीजंस लिए जाएंगे, कौन उनको इम्प्लीमेंट करेगा, साथ के साथ उन लॉज को सेफगार्ड कौन करेगा, अपहोल्ड कौन करेगा, या किसी सिचुएशन में अगर देश में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लास्ट के 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, अबाउट विच institution we are going to discuss. Yes, you are right. We will be talking about legislature, executive and judiciary. जैसे आप सबको पता है कि legislature is responsible for making laws in any country, executive is responsible for implementing those laws, and judiciary is basically responsible for resolving conflict and disputes. या हम बोलते हैं कि to like uphold the laws in that country. तो इसके लिए जुडिशरी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है सारे तीनों इंस्टीट्यूशन डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट लेजिस्लेचर ओनली, या जिसको हम पार्लियामेंट भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इन तीनों इंस्टीट्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि एक इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है कानून बनाने के लिए, दूसरा इंप्लीमेंटेशन के लिए, और तीसरा सेफगार्ड करने के लिए, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली जरूरत तो हमें इंस्टीट्यूशन की इसीलिए पड़ती है कि ताकि इन तीनों इंस्टीट्यूशन के बीच में काम का बराबर या काम का एक निश्चित बंटवारा हो, सो दैट ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस दे नो दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट, कि किसको क्या करना है। ठीक है, देखो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर मान लिया हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम फंक्शन के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिवाइड कर देते हैं ना, कि डेकोरेशन का काम किसी का है, कैटरिंग वाले को बुलाना, हलवाई को बुलाने का काम किसी और का है। तो इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो फंक्शन या पूरा काम है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो अच्छे से सफल हो जाएगा एट द एंड। अगर किसी को यही नहीं पता होगा कि किसको क्या काम करना है, तो हो सकता है दूसरे के भरोसे काम छोड़ दो, अंतिम रूप से काम हो ही ना। डेकोरेशन का काम है, अच्छा कोई नहीं, भैया करा लेंगे, चाचा जी करा लेंगे, ताऊ जी करा लेंगे, पापा करा लेंगे, और पापा सोचे बाकी करा लेंगे, यही सब सोचते रहे। तो इसीलिए काम का बंटवारा होना, कि कौन आदमी क्या करने वाला है, ये पता होना चाहिए। तो इन द सेम मैनर जब हम डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करते हैं, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन क्या काम करेगा ये निर्धारित पहले से होना चाहिए, जैसे कानून बनाना, इंप्लीमेंट करना और फिर सेफगार्ड करना। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट, राइट। Second point is, a democracy works well when these institutions perform functions assigned to them, कि जो काम इनको दिया गया है ये उस काम को अच्छे से करें, तो yes obviously डेमोक्रेसी जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। भाई देखो क्या है, पार्लियामेंट जैसे अगर काम कर रहा है, हमें पता है कि पार्लियामेंट में इतने सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट असेंबली की बात कर ले या हम सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट की बात कर ले। लॉ मेकिंग प्रोसेस हम सब जानते हैं कि डिस्कशन, डिबेट, वोटिंग के बाद जो है अप्रूव होता है, दोनों हाउसेस से पास होंगे। तो इस प्रोसेस में हमें टाइम तो लग सकता है। अगर हम जनरली इसको डिक्टेटरशिप से या मोनार्की से कंपेयर करें, तो वहां पर डिसीजन कौन लेगा, सिर्फ डिक्टेटर या मोनार्क, वो एक आदमी, तो डिसीजन बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में जैसे इस पॉइंट में कह रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन हो सकता है डिसीजन लेने में टाइम तो लगाएं, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि जब हम स्क्रूटनाइज करते हैं चीजों को, जब हम बहुत देर तक उस पर डिस्कशन, डिबेट करते हैं, तो उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो कमियां हैं उस डिसीजन की, ये जो बैड डिसीजन है, वो होने के चांसेस कम से कम होते हैं। तो ये हमें इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा होता है डेमोक्रेसी में, जिसमें बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में जो डिस्कशन, डिबेट होती है, तो बैड डिसीजंस होने के चांसेस, या कोई भी डिसीजन होगा तो उसमें जो मिस्टेक्स होंगी, जो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, वो मिनिमाइज हो जाएंगे।
तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे पहले इंस्टीट्यूशन की बात, जिसको हम लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A National Assembly of Elected Representatives is called Parliament। नेशनल असेंबली जो हम लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों इसके मेंबर है। और जो स्टेट लेवल पर होती है रिप्रेजेंटेटिव्स की हमारी जो असेंबली होगी, उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात करते हैं कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है। तो ये हम अभी तक बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा दैट पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री, कि किसी भी देश में कानून बनाने की सबसे बड़ी जो अथॉरिटी है जहां पर कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट है। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट का काम है, तो इसलिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है। दूसरा, हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप की, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की वर्ल्ड में बात करें, तो पार्लियामेंट के थ्रू हम सरकार पर कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम अभी भी देखते हैं, अपने देश के अंदर भी देखते हैं कि पार्लियामेंट में जैसे दूसरी पार्टीज होंगी, अपोजिशन पार्टी होंगी, वो क्या करते हैं, सरकार से सवाल करती है उनके किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के रिगार्डिंग, वो क्रिटिसाइज करती है उनकी नेगेटिव पॉलिसीज को। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, दैट इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट मनी बिल। कि जैसे एक देश का खजाना होगा, जो देश का एक पूरा ट्रेजरी होती है जहां पैसा रखा हो, तो पैसा कहां से आता है, जनता का पैसा होता है, टैक्स के थ्रू आता है। और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहां है, लोकसभा, पार्लियामेंट के अंदर। तो सरकार लोकसभा की या पार्लियामेंट की बेसिकली परमिशन के बिना कोई भी पैसा जो है खर्च नहीं कर सकती। तो पार्लियामेंट जो है, जो पैसा है सरकार का, उस पर कंट्रोल रखती है ताकि सरकार अपनी इच्छा से कहीं भी पैसा, जनता का पैसा खर्च न कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन। ये हम बार बार देख ही चुके हैं कि जैसे अभी हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया, या फर्स्ट पॉइंट में भी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि कानून कैसे बनते हैं, आफ्टर डिस्कशन, डिबेट, ठीक है, पब्लिक इश्यूज पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। तो ये किसी भी कंट्री में एक हाईएस्ट फोरम है जहां पर डिस्कशन, डिबेट होता है देश की नेशनल पॉलिसीज को लेकर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज अबाउट द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के दो हाउस कौन कौन से हैं। तो पार्लियामेंट के बेसिकली दो हाउस होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, आपको पता ही है। वन हाउस विच इज बेसिकली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जिन लोगों को हम वोट देते हैं और वो जिस हाउस के मेंबर बनते हैं जाकर, उसको हम बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। जो दूसरा हाउस हमारा होता है वो राज्यसभा होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है या बेसिकली नॉमिनेटेड होता है पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू उसके मेंबर्स, तो वो राज्यसभा कहलाता है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो लोकसभा का टाइम पीरियड टेन्योर 5 साल होता है, राज्यसभा का टाइम पीरियड जो है टेन्योर होता है 6 साल होता है। लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते चले जाते हैं, नए 1/3 मेंबर जो है वो अपॉइंट हो जाते हैं या नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। तो संख्या कभी कम नहीं होती, वो एक साइकिल, एक चेन ऐसी बनती जाती है कि 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते हैं और नए 1/3 मेंबर हर 2 साल में आ जाते हैं। ये हम कई बार गलती करते हैं कि अगर कोई हमसे पूछता है कि पार्लियामेंट के पार्ट क्या क्या है, तो हम लोकसभा और राज्यसभा ही बता देते हैं। नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो भी पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं, बट वो भी हमारी पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, जॉइंट सेशन को जो है संबोधित करते हैं। और इस बात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो भी हाउस हमारे, जब दोनों हाउसेस किसी बिल को पास कर देते हैं तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही जब प्रेसिडेंट उसको ओके कर देते हैं, अपना अग्रीमेंट दे देते हैं, तभी वो बिल जो है कानून बनता है। खैर, इसकी अलग लिमिटेशंस है अपनी, वो हम जो है बाद में कभी जब प्रेसिडेंट को डिस्कस करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दोज पॉइंट्स ऑल्सो। तो अब ये समझिएगा कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं पावर्स ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की पावर्स के बारे में बात करने से पहले एक तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम कंपेयर करते हैं लोकसभा और राज्यसभा को, भले ही राज्यसभा जो एक परमानेंट हाउस है, लेकिन अगर प्रैक्टिकलिटी में हम देखें तो लोकसभा के पास कंपैरेटिवली ज्यादा पावर होती है। ऐसा क्यों है? इसका एक ही कारण है, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, जैसे हम पहले हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पढ़ चुके हैं, वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हम लोग डायरेक्ट उनको वोट देते हैं एंड एट द एंड दे आर आंसरेबल टू द सिटीजंस। अगर हम इस पूरे चैप्टर में या इंडियन पॉलिटिकल सेटअप के अंदर कहीं पे भी कंपैरिजन करेंगे, तो जो भी आदमी डायरेक्टली या जो भी इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इलेक्टेड होगा जनता से, तो उसके पास ज्यादा पावर होंगी। चाहे हम इसको कंपेयर कर ले प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में, लोकसभा और राज्यसभा में, या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। अभी आगे इस चैप्टर के अंदर हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे।
तो यानी कि अब हम क्या बात कर रहे हैं कि लोकसभा जो है वो ज्यादा पावरफुल है। क्यों है, उनके एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब समझिए जैसे लोकसभा राज्यसभा कोई कानून बना रही है, कोई डिसीजन ले रही है, अगर कोई डिफरेंस आ जाता है या कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है किसी एक कानून को या किसी बिल को लेकर दोनों हाउसेज में, तो उसका निर्णय कैसे लिया जाएगा? उसका निर्णय लेने के लिए एक दोनों हाउसेज का एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। फिर उस जॉइंट सेशन में आपकी जो है वोटिंग होगी। लेकिन नंबर ज्यादा होने की वजह से जॉइंट सेशन में जो भी डिसीजन होता है वो ऐसे चांसेस उसके हमेशा रहते हैं कि भैया जो लोकसभा का आपका निर्णय है वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक बात में मानते हैं कि इस तरह से जो है लोकसभा अपनी ज्यादा पावर को एक्सरसाइज करती है। दूसरा आता है मनी मैटर्स में। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात क्या की थी कि सरकार को खर्चा करने के लिए अगर पैसा चाहिए तो उससे रिलेटेड जो भी बिल होंगे वो मनी मैटर कहलाते हैं या मनी बिल कहलाते हैं। अगर लोकसभा ने कोई मनी बिल पास कर दिया है, उसके बाद अगर वो राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा उसको सिर्फ 14 दिन तक के लिए डिले कर सकती है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। अगर 14 डेज के अंदर राज्यसभा ने उसको पास कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज आफ्टर 14 डेज वो अपने आप पास माना जाए। इससे पहले इसके अलावा ये भी हो सकता है कि 14 दिन के अंदर 14 डेज के अंदर राज्यसभा को सजेशंस दे दे। इट डिपेंड ऑन लोकसभा कि मान लिया फॉर एग्जांपल कि राज्यसभा ने 5 सजेशन दे दिए, लोकसभा 5 सजेशन मान ले, 1 मान ले या 1 भी ना मान ले। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि मनी मैटर्स में लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स होती है। लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्योंकि देखो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या हमारा जो प्रधानमंत्री है वो कहां से आता है? वो जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, कोalition की हो या सिंगल मेजॉरिटी पार्टी हो, उसका जो लीडर है वो प्रधानमंत्री बनेगा और वही अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज करते हैं, तो मेजॉरिटी के थ्रू करते हैं। अगर लोकसभा की मेजॉरिटी ये बोल दे कि हमें सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसको हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं, तो अगर वो अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पार्लियामेंट में या लोकसभा में, मतलब हम पावर्स की बात करें लोकसभा की, अगर लोकसभा में पास हो जाएगा तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और इसको हम बोलते हैं कि तब सरकार गिर जाएगी। तो यानी कि समझिए कि जो प्रधानमंत्री उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा की मेजॉरिटी के साथ ही काम करते हैं, उनके सपोर्ट के साथ काम करते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आप पिछली स्लाइड्स देखेंगे तो वहां से आपको इनके आंसर्स आसानी से मिल जाएंगे, आप इसको कीजिएगा। फिर सेकंड पार्ट में जो है वी विल डिस्कस एग्जीक्यूटिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू।